एक मरीज आता है, उसकी उम्र 30 से 32 साल होती है और साथ में माता पिता होते हैं और मरीज काफ़ी परेशानी में होता है और बहुत ही दर्द उसके अंदर होता है। जब उसके माता पिता हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत जल्दी इसका इलाज कीजिए, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, पेट में दर्द बहुत काफ़ी है। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है और वो फटाफट भर्ती भी कर लेते हैं। जैसे ही वो एडमिट हो जाता है, उसका इलाज चलने लगता है और वो जो मरीज होता है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, थोड़ी ही देर में उसको रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके माता पिता डॉक्टर से बात करते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बस हमारा बेटा ही सब कुछ हमारा है, इसीलिए इसको बेहतर से बेहतर इलाज दीजिए और कोई प्राइवेट वार्ड देख के उसको भर्ती कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए प्राइवेट वार्ड में और इलाज अच्छा दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। अब डॉक्टर सारी नर्सों को बुलाते हैं और एक जो नर्स होती है उसको बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी इस वार्ड में लगी है, जो प्राइवेट वार्ड है उसमें एक मरीज आया है अभी अभी, आपकी ड्यूटी वहीं पे लगी है, क्योंकि आपको ही पर्सनली उसकी देखभाल करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, और वो वहाँ पे जाती है। अब उसकी देखभाल कहाँ से करेगी, और जैसे ही अपना पाँव उस रूम में रखती है और देखती है, वो देख के बिल्कुल सन्न रह जाती है। और इन लोगों के, दोनों लोग के बीच में क्या संबंध होता है और क्या रिश्ता होता है, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। और कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही दर्द भरी कहानी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज़रूर सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और कहानी सुनने के बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं स्वाति। आज के कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये कहानी यूपी के चंदौली ज़िले की एक छोटे से गाँव की है और गाँव में एक किसान परिवार रहता है और किसान परिवार में 5 से 6 सदस्य होते हैं, क्योंकि 4 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है और 2 माता पिता होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है रवि, और जो 4 बेटियां होती हैं, सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है राधा। राधा पढ़ने में तो वैसे काफ़ी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो पढ़ती है। माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो, पढ़ने में तो उतना अच्छा मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि शादी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी की वजह से वो लोग उसको पढ़ाते हैं और बीए भी फाइनल कर लेती है। अपने गांव के एक बगल कॉलेज होता है, वहीं से अपना ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है उसका। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। जैसे ही अब इसकी ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद अब राधा के माँ बाप सोचते हैं कि राधा की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 बेटी अभी हमारी पीछे पड़ी हैं, तो इसकी वजह से पहले इसकी शादी कर देंगे, फिर ये लोग पढ़ती रहेंगी और इन लोगों की शादी मैं करता रहूँगा। इसी की वजह से अपने बेटे से बात करते हैं, जो बड़ा बेटा होता है रवि से, कि रवि अब राधा की शादी कर देनी चाहिए। रवि भी बोलता है कि ठीक है पापा, कोई बात नहीं। इसी बीच रवि की पढ़ाई तो उसकी पूरी हो जाती है, इंजीनियरिंग कर रहा होता है और उसकी अच्छी जॉब लग जाती है गुजरात में। वो जॉब करने लगता है, बहुत ही अच्छी सैलरी भी होती है, सब कुछ सही चलने लगता है। चलो, सब कुछ हिसाब से चलने लगता है, सब बढ़िया हो जाता है। और राधा की भी शादी की बात चलने लगती है और लड़का भी पसंद हो जाता है। और वहीं चंदौली के एक गांव में, जो थोड़ा दूर पे होता है, वहीं एक लड़का पसंद आ जाता है और लड़के का नाम होता है अमित। अमित से राधा की शादी पक्की हो जाती है। और अमित 2 भाई होते हैं और वहाँ पे भी ज़्यादा परिवार नहीं होता है, 2 भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जब राधा के पापा लड़का देखने जाते हैं तो लड़के की फ़ोटो देखते हैं, तो लड़की से तो उतना मैच नहीं कर रहा होता है, लेकिन उनको ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, धन दौलत तो है ही, और साथ में लड़का उस टाइम वो सूरत रह रहा होता है, अब साड़ी वाली फैक्ट्री में। तो जो राधा के माता पिता होते हैं वो अमित के पापा से बात करते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, हमको ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि
जैसे भी है लड़का ठीक ठाक है और कमाता भी है, सब कुछ सही ही है। और जब अमित के माता पिता राधा की फ़ोटो देखते हैं तो राधा तो ठीक ही होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। तो आपस में बात करते हैं कि लड़की तो थोड़ी छोटी है, लेकिन अमित के पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, हमको लड़की पसंद है। जो राधा के पापा होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और लड़के की फ़ोटो घर पे लेके आते हैं और राधा की मम्मी को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो यही लड़का है, क्या तुमको पसंद है? जब राधा की माँ लड़के की फ़ोटो देखती है तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो लड़का पसंद है, थोड़ा सा कलर है ऐसा, लेकिन फिर भी मेरी लड़की के हिसाब से ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उससे क्या करना है, धन दौलत है ये है, लड़का कमा भी रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब शादी तो हो जाती है, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है क्योंकि भाई भी नौकरी कर रहा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। जब राधा अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद अब राधा कुछ दिन तो सही रहती है, ठीक से रहती है और उसका पति भी बहुत अच्छे से रहता है अमित। फिर वो कुछ ही दिन के बाद, वो 15 दिन के बाद वो अपना चला जाता है अपने ड्यूटी पे, वहाँ सूरत में जहाँ वो काम कर रहा होता है, अपनी कंपनी में चला जाता है। और कुछ दिन के बाद अब जब वो उधर से आता है तो राधा बार बार भी बुलाती है कि आइए, आपको बहुत दिन हो गए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, 7-8 महीने हो जाते हैं, तब वो आता है घर पे और आने के बाद उसका रवैया बिल्कुल बदला बदला सा होता है। जो पहले वाला अमित होता है वो बिल्कुल नहीं होता है और राधा को कुछ कुछ अब उसके जो चरित्र होता है, उसके व्यवहार पे अब इसको शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाहर रह रहे हैं, अभी मैं नई नई आई हूँ तो इनको आने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं घर पे चलूँ, मेरा भी तो मन है और मैं अभी नई नई आई हूँ, परिवार में किसके सहारे आई हूँ, अपने पति के सहारे ही आई हूँ। ये अपने मन में बहुत तरीके की बात सोचने लगती है। वैसे तो इसके सास ससुर इससे इसका ध्यान रखते ही हैं, लेकिन फिर भी लड़की के लिए पति ही सब कुछ होता है और वही नहीं ध्यान दे तो लड़की के लिए ऐसे लगता है कि जैसे ससुराल में कुछ भी नहीं है। वही हाल राधा के साथ भी होता है और राधा के बहुत कहने पे उसका पति आता है और जैसे ही 8 से 10 दिन बीतते हैं, अब वो बिल्कुल फ़ोन लेके बाहर भागा रहता है और बाहर जा के बातें करता है। अब वो पता नहीं होता है कि कौन सी लड़की है कि औरत है। अब राधा इसका ध्यान रखने लगती है क्योंकि गांव देहात में जानते हैं कि वहाँ पे तो बाहर दुल्हन नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी वो घर में से ही इधर उधर देखने लगती है, ध्यान रखने लगती है अपने पति का कि ये किससे बात कर रहे हैं। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसको तो पता नहीं होता है कि मेरी पत्नी बाहर आएगी या फिर कहीं से देखेगी, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि मैं कहाँ गया हूँ। अमित को अब ऐसे लगता है, लेकिन राधा इस पे पूरा ध्यान रखती है और कई बार तो नंबर भी पकड़ लेती है और इससे बोलती भी है, लेकिन ये अमित मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलता है कि कुछ नहीं, तुम बिना मतलब के मेरे पे शक कर रही हो। राधा भी बहुत रोती है और लेकिन अपने घर में किसी को बताती नहीं है, सास ससुर को भनक नहीं होने देती है। इस बार तो अमित चला जाता है, 10 ही दिन में वो चला जाता है। फिर दोबारा जब वो 1 साल के बाद फिर वापस आता है तो अब कुछ दिन तो रहता ही है, 15 से 20 दिन रहता है और इसी बीच राधा को बच्चा होने वाला हो जाता है और अब अमित सोचता है कि चलो अब तो आराम से रहेगी, अब कुछ नहीं बोलेगी, अब हम फ्री हो जाएंगे, ऐसे अपने मन में सोचने लगता है। तभी ये सब बातें राधा अपने जो पति की करतूतें होती है वो सारी अपने सास ससुर को बताती है और बोलती है कि पापा जी आप ध्यान नहीं देते हैं, वो किसी से बात करते हैं और ना ही वो घर पे आने के लिए कभी अपने मन से वो बोलते हैं। और मैं कितनी बार उनके मोबाइल में मैं नंबर भी देखी हूँ, किसी और लड़की का है, उसका व्हाट्सएप भी है, लेकिन जब मैं देख ली उस नंबर को, उस व्हाट्सएप को, तो उन्होंने उस व्हाट्सएप को और नंबर को भी उसने डिलीट कर दिया। तब उसके सास ससुर बोलते हैं कि ठीक है, हम भी ध्यान देते हैं। जैसे ही वो अब लोग ध्यान देना शुरू करते हैं वैसे ही वो चला जाता है और जाके अब इस बार तो हद ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब जाता है
तो इसको ना ही फ़ोन करता है, ना ही कुछ करता है। और जब इसके माँ-बाप फ़ोन करते हैं कि अमित तुम कहाँ पे हो? बोलता है पापा मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं काम पे हूँ, आप रखिए फ़ोन। कई बार तो राधा भी फ़ोन करती है, तो फ़ोन पर बात करने की बजाय अब उससे बहाने मारने लगता है। बोलता है कि मैं काम पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो? अब राधा परेशान हो जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक औरत होती है और बहुत बेबस हो जाती है। बच्चा भी इधर हो जाता है। बच्चा होने के बाद अब और परेशान हो जाती है। जब ये फ़ोन नहीं उठाता है, ना ही बात करता है। अब सास-ससुर के सहारे कितना ही रहे। जानते हैं कि जब घर में पति अगर बात कर रहा है, तो कोई भी अंदर की बात है, चाहे कुछ भी है, हर एक बात औरत अपने पति से शेयर करती है। लेकिन यहाँ पे तो अमित बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। बात करना तो दूर, उससे बहाने मारने के लिए एक-एक बहाने ढूँढने लगता है। मैं तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब करती हो? तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब करती हो? यही बात वो बार-बार बोलता है। जब अमित तीसरी बार घर पे आता है, तब अमित के माता-पिता बोलते हैं कि अब राधा को तुम अपने साथ ले जाओ। क्योंकि साथ में इसके बच्चा भी हो गया है और बच्चा भी इसका 6 से 7 महीने का हो गया है, लेके जाओ। उन लोगों के मन में 2 सास-ससुर होते हैं और राधा आपस में बात किए होते हैं कि अगर इस बार राधा को अगर लेके जाता है, तो जब इसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ेगी, तो अगर कहीं अब ऐसी बात भी होगी, तो ये अपने आप सब कुछ छोड़ देगा। उनके मन में ऐसा होता है कि ये सुधर जाएगा। अब राधा बच्चे को लेके तो चलो किसी तरह मान जाता है, अमित लेके जाता है गुजरात में। ज़्यादा दूरी भी होती है, लेकिन आजकल तो दूरी का क्या है, फ़ोन सब कुछ पास में कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो राधा को लेके जाता है, वहाँ पे ले जाने के बाद अब आए दिन जब उसको गंदी लत लग चुकी होती है, वो एक जनानी होती है जबकि शादीशुदा होती है, उसका पति छोड़ा होता है, उसी के चक्कर में वो फँस जाती है और पता नहीं अब उस पे क्या जादू टोना करती है कि इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के अब उसी पे वो चिपक जाता है। अब पता नहीं अब उसके मन में क्या आता है। और जब वहाँ पे रहने के बावजूद भी ये फ़ोन करती है कि आप कब आएँगे, सब्ज़ी तो ले आइए, चाहे बच्चे का दूध नहीं है वो तो लेके आइए, आप घर पे आइए, कब आएँगे? लेकिन ये किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और बस एक ही बात बोलता है कि मैं काम पे हूँ। मैं काम पे हूँ और मेरा ओवर ड्यूटी चल रहा है, चाहे ये है। अब वो हर तरह के बहाने मारने लगता है। राधा यहाँ पे भी परेशान हो जाती है। वहाँ तो सास-ससुर थे गाँव में तो सब कुछ देख लेते थे, लेकिन यहाँ पे कौन किसका होता है, वो भी शहर में। अब ये दूध के लिए अपने बच्चे के लिए तरस जाती है क्योंकि बच्चा बहुत रोता है। जब रात-रात भर किसी दिन छोड़ के चला जाता है, नहीं आता है रात को भी, वो बहुत परेशान हो जाती है। और दूसरे दिन जब वो घर पे आता है तो बोलती है कि अगर आपको नहीं आना है, जिस दिन ओवर ड्यूटी आप करते हैं, उस दिन तो कम से कम पैसा दे के चले जाइए कि मैं दूध खरीद लूँ या फिर सब्जी खरीद लूँ या फिर कुछ खरीद के ले आऊँगी तभी तो बना के खाऊँगी या फिर बच्चे को खिलाऊँगी, चाय पिलाऊँगी। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। राधा को और डाउट हो जाता है। राधा अब और परेशानी में हो जाती है, दिमाग उसका टेंशन में हो जाता है कि अब क्या करूँ? घर पे भी फ़ोन करके अपने सास-ससुर से बोलती है, तो सास-ससुर बोलते हैं कि अब इन लोगों का दिमाग भी दूसरे तरीके का चलने लगता है। वो बोलते हैं कि जब तुम गई हो वहाँ पे सुधारने के लिए तो उसको सुधारो और क्या कर रही हो? अब ऐसे जब बोलते हैं तो इसका भी दिल टूट जाता है और घर पे भी फ़ोन करना बंद कर देती है। कुछ दिन तो जैसे-तैसे चलता है। एक दिन वो खुद उस औरत को अपने रूम पे ले आ देता है। राधा पूछती है कि ये कौन है? तब अमित बोलता है कि ये कौन है, मैं तुमको आज सच्चाई बता दूँ? राधा बोलती है कि हाँ बताइए कौन है? तब वो बिना रुके और एक ही शब्द में बोलता है कि ये तुम्हारी सौतन है। अब राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से वहीं पे रोने लगती है और अपने बच्चे को उसको देख के बच्चा भी रोने लगता है और वो अपने बच्चे को गोद में लेके बहुत रोती है और बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? और क्या मेरे साथ नहीं रहना था तो आपने शादी नहीं की होती, आपने क्यों ऐसा किया? अब वो कुछ भी नहीं सुनता है और बोलता है कि तुम जो एक किचन है उसमें तुम अपना दरवाज़ा बंद करके हो जाओ और हम लोग यहीं पे सोएंगे। अब राधा वहाँ पे लाचार बेबस औरत की तरह
और वो वही काम करती है, वो अंदर किचन में हो जाती है और ये अपना रूम में लेके उसको सोता है। सुबह होती है वो अपने उसको लेके अपना चला जाता है और राधा के पास ना तो दूध के पैसे होते हैं, ना ही कुछ खाने के पैसे होते हैं। अब राधा बहुत रोती है। जब बच्चा रोता है तो अगल-बगल के लोग जो किराएदार होते हैं वो सुनते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, बच्चों को क्यों रुला रही हो, क्या हुआ? तब वो सारी बात बताती है कि मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है और वो वहीं पे रहता है। बहुत कहने पर वो कल आया था और उसको लेके आया था रात में, और सुबह में गया है तो ना ही कुछ पैसा दे के गया है कि मेरे बच्चे के दूध के लिए हो जाए, चाहे मैं कुछ बना के खाऊंगी कि नहीं। लोग जब तरस खाते हैं तो उसको देते हैं दूध वगैरह के पैसे कि अपना ले आके बच्चों को तो कम से कम पिला के चुप करो। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। तब फिर राधा अपने पिताजी से बात करती है और बोलती है कि पिताजी, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेकार है, क्योंकि मैं बच्चे को लेके आई हूँ, बच्चे के दूध तक ले के लिए पैसे नहीं देता है और पता नहीं कहाँ रहता है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। पापा मैं क्या करूँ? उसके पापा बोलते हैं कि रुको मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ। और वो बोलती है कि पापा जब ये इसको रखना ही नहीं था सही से तो मुझे क्यों लेके आया? और उन लोगों के कहने पे मुझे लेके आ गया और यहाँ पे बोलता है कि तुम चुप करके इसी घर में रहो। पापा मैं क्या करूँ? फिर उसके पापा अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, जो गुजरात में होता है बड़ा वाला बेटा, उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि वहीं पे राधा के पास जाओ और थोड़ा सा देख के आओ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। राधा ऐसे ऐसे फ़ोन की थी और सारी बातें बता रही थी कि उसके खाने के लिए नहीं पैसे दे रहा है और ना ही घर में राशन रख रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब उसका भाई परेशान हो जाता है। राधा का भाई राधा के पास आता है तो देखता है तो सच में सब कुछ नहीं होता है और बच्चे के दूध तक के लिए नहीं होना तो पैसे देता है, ना ही घर में दूध होता है। बच्चा वैसे ही रोता रहता है। जब राधा का भाई देखता है तो घर में कुछ राशन भरवाता है और दूध के पैसे भी देता है और बोलता है कि अब इसको दूध पिलाओ। जैसे ही वो बच्चा दूध पीता है तुरंत सो जाता है। अब राधा के भाई को देख के बहुत ही तरस आती है कि बताओ हमारी बहन किस हाल में है। अब राधा का भाई फिर अपने जो जीजा होता है उसका अब इंतजार करने लगता है। अब इंतजार करता है अमित का। अमित तो आता है रात को, लेकिन वो नशे में भी होता है और जब रवि उससे बात करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल साफ मना करता है कि तुम अपनी बहन को लेके जा सकते हो। वो बोलता है कि क्यों मैं लेके जाऊं, शादी इसीलिए किया था कि मैं लेके चला जाऊं। तुमने क्यों उस टाइम शादी किया जब तुमको दूसरी ही औरत के पास रहना है? तो वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जब ऐसी बात राधा का भाई रवि सुनता है तो अपनी बहन को सुबह में तत्काल टिकट करा के और वो अपने घर लेके आता है। जब चंदौली लेके आता है तो यहाँ पे आने के बाद अब राधा की जो हालत होती है वो सब लोग देख के बहुत तरस खाते हैं, क्योंकि राधा बिल्कुल पहले वाली राधा नहीं होती, वो बिल्कुल बदल गई होती है, सूख के कांटा हो गई होती है। जब सब लोग देखते हैं तो यही कहते हैं कि बताओ वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो सचमुच में वहाँ खाने के लिए क्या दिया था? वो तो कुछ देता भी नहीं था, किसी तरह वो जी रही थी। यहाँ आती है, चलो सब कुछ तो सही हो जाता है। फिर भी राधा के दिलो दिमाग में उसके प्रति बहुत ही प्यार होता है और जब भी उसको याद आती है वो बहुत ही रोती है। अकेले में बैठ के, चाहे अपने बच्चे को लेके वो बहुत रोती है, हमेशा रोती रहती है। एक दिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा ऐसे रोगी तो कैसे काम चलेगा, जब वो कभी तुमको फ़ोन नहीं करता है, ना ही तुमसे बात करता है, तुमको उसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है? तब वो बोलती है कि माँ मैं नहीं जानती कि रोने से क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन मैं उससे इतना प्यार कर रही थी और उसको क्या गलतफहमी हो गई कि वो मेरे से दूर हो गया और दूसरी औरत के चक्कर में वो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं देखा कि मेरा बच्चा है। अगर कहीं को कुछ हो जाता कल को तो मैं वहाँ पे क्या करती? वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, चलो अब तुम हमारे पास आ गई हो ना, अब अच्छे से रहो। फिर एक दिन राधा के पापा बोलते हैं कि बेटा ये जो बगल में मेडिकल की दुकान है, अगर तुम वहाँ पे अगर काम करना चाहो तो वो जो मेडिकल के मालिक है वो बोल रहे थे कि आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत उसको आता था, बस उसको यहाँ पे कुछ करना नहीं है,
बस आए कोई पर्ची लेके तो उसको दवाई वाई देख के दे देना है और कुछ करना नहीं है। और जो मरीज आते हैं थोड़ा उनको देखना है, और यहाँ पे रहेगी आपकी लड़की तो थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा उसको। अब राधा के पापा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो आते हैं और राधा से बोलते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, वो जो हमारे मार्केट में मेडिकल वाले हैं वो ऐसे बोल रहे थे, अगर तुम काम करना चाहो तो वहाँ पे कर सकती हो और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और हम बच्चों को तुम्हारा जो बच्चा है उसको हम लोग मिलके देख लेंगे। राधा को भी अपने मन में सोचती है, उसको भी अच्छा लगता है और वो बोलती है कि ठीक है पापा, मैं कल से जाऊंगी मेडिकल पे। अब राधा अपने मन में ठान लेती है कि मुझे ही कुछ करना है, अपने लिए या फिर अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो तो जो मर्जी कर रहा है उसको करने दो। उसको तो ना तो मेरी फिक्र है ना ही बच्चे की फिक्र है, लेकिन मुझे तो फिक्र है, मैं पैदा क्यों हूँ। इतना सोच के वो अपने मन को बहुत मजबूत कर लेती है और वो दूसरे दिन अपने काम पे यानी मेडिकल पे वो जाना शुरू कर देती है। मेडिकल पे जाती है, वहाँ पे धीरे धीरे दवाइयाँ देती है, जो भी कस्टमर आते हैं दवाइयाँ देना, और जो मरीज आते हैं उनको लगाना, सुई लगाना, ये सब जो मेडिकल वाले होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसको सिखा देते हैं। अब ये सिखाने के बाद अब कुछ दिन होते हैं, साल 1.5 साल समय वहाँ पे तो गुजारती है, लंबा समय उसका वहाँ पे गुजरता है। नॉलेज होने के बाद, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, काफ़ी टाइम गुजार चुकी होती है वहाँ पे, और जब नॉलेज हो जाता है तो एक बगल में ही हॉस्पिटल होता है अपने ज़िले में, और चंदौली में ही वो अपना हॉस्पिटल में काम करने लगती है नर्स के तौर पे। क्योंकि उसके पापा बात करते हैं और बोलते हैं कि जो भी आपको देना होगा आप दे दीजिएगा। मेरी बेटी काम करना चाहती है और वो गांव के डॉक्टर होते हैं, वो तैयार हो जाते नहीं। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उसको महीने का 5,000 हम दे सकते हैं। साफ सफाई थोड़ी करनी होगी और मरीजों को भी, क्योंकि नॉलेज है तो मरीजों को भी देख सकती है। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है। अब वो वहाँ पे लग जाती है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लग जाती है तो काम करने लगती है और उसको अच्छा भी लगने लगता है, क्योंकि अब उसका बच्चा भी बड़ा हो जाता है। 2 साल के बाद उसका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसको अच्छा लगता है। बोलती है कि चलो, अब जो ज़िंदगी हमारे पीछे थी उसको छोड़ चुकी होती है वो राधा, और अब मजबूत राधा बन के अब वहाँ पे काम करने लगती है। काम करते करते कुछ दिन ऐसे बीते होते हैं कि एक मरीज आता है और मरीज के साथ में उसके माता पिता होते हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी वो लोग अपने मरीज को गाड़ी से उतारते हैं, और उतारने के बाद जल्दी से बोलते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जल्दी भर्ती करिए, नहीं तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी, और मेरे बेटे को पेट में बहुत ही तेजी से दर्द है और जल्दी जल्दी इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर जल्दी भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद में उसका इलाज चलने लगता है। इलाज के बाद वो मरीज थोड़ा आराम में जब होता है, 2 बेटे हैं, और अमित के माता पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे को अच्छा से अच्छा इलाज दीजिए और बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे पास उतना धन दौलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमने कमाया है अपने बच्चों के लिए कमाया है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब कि बहुत अच्छा इलाज, और प्राइवेट वार्ड दे दीजिए जहाँ पे बढ़िया से इलाज हो सके। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि ठीक है। जब उसको प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर देते हैं तो सारे नर्सों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक नर्स को उसमें चुनते हैं जो राधा होती है, और राधा को बोलते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी आज से उसी प्राइवेट वार्ड में लगी है, एक मरीज आया है और वहीं पे उसी की देखभाल तुमको करनी है, वहीं पे रहना है। वो बोलती है कि ठीक है। जब वहाँ पे वो जाती है उसके पास, जैसे ही वो अपना पैर, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर होता है, जैसे वो मरीज को देखती है वो तुरंत पहचान लेती है, तुरंत पहचान लेती है और वो बाहर तुरंत आ जाती है और डॉक्टर से आके बोलती है कि डॉक्टर साहब, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि क्यों, तुमको वहाँ पे क्या हो रहा है? तब वो नर्स बोलती है कि डॉक्टर साहब, मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मरीज है वो मेरा पति है और मुझसे 5 साल पहले वो मेरे से पीछा छुड़ा लिया था, और वो कहीं किसी औरत के चक्कर में वो अपना, पता नहीं उससे शादी किया कि क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुका है और मैं उसकी देखभाल चाहे उसके पास में नहीं जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ पे
अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसकी देखभाल करनी है और उसका इलाज हमें करना है। तुमको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये ड्यूटी है। बोलती है कि ठीक है। वो जाती है वहाँ पे और सारा जो वहाँ पे काम करना होता है, दवाई खिलाना जो भी अपना करने लगती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है और दवाई वाई का जो खोल के उसको खिलाना होता है वो करती है, तब तक वो ध्यान देता है और वो देख लेता है और पहचान भी जाता है कि ये तो मेरी पत्नी है, जिसको मैं 5 साल पहले वहाँ से गुजरात से उसको छोड़ा था और यहाँ पे तो ये डॉक्टर बन गई। जब वो पूछता है कि राधा, ऐसे बोलता है, वो बोलती है कि आप मुझसे बात मत करिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी निभा रही हूँ, यहाँ पे कोई रिश्ता या फिर नाता कुछ भी नहीं है। तब जो अमित होता है वो बहुत ही पश्चाताप करता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं उस टाइम बहुत भटक गया था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था कि मैं तुमको बिल्कुल देखना नहीं चाहता था। अब मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या हुआ था। राधा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी रही हूँ। चलिए आप अपनी ज़िंदगी अपना जैसे भी जी रहे हैं बढ़िया है। वो बोलता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब है। तुम तो चलो वहाँ से आई और अपना हॉस्पिटल में भी लग गई हो और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी भी है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी है और मेरे पास तो मेरा अब कुछ भी नहीं बचा। वो बोलती है कि क्यों, वो जो औरत थी तुम्हारा, वो उसके साथ तुम्हारा क्या हुआ? तब वो अमित बताता है कि वो औरत बहुत ही धोखेबाज थी और कुछ ही दिनों के बाद मुझे छोड़ के वहाँ से भाग गई और मेरा दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से मेरे गाँव वाले मुझे घर लेके आए और तब से मैं घर पे ही रह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मेरी जो हालत है तुम देख ही रही हो। राधा बोलती है कि हाँ वो तो देख रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहाँ पे है वो बहुत अच्छा है। कहीं पे डॉक्टर साहब आते हैं और ब्लड सैंपल लेते हैं और जांच के लिए भेज देते हैं। दूसरे ही दिन जब जांच आती है तो पता लगता है कि अमित की किडनियाँ फेल है और अमित के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि हम लोग कहाँ से उपाय करें और कहाँ से लेके आएँ किडनी। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके रिलेशन में अगर कोई वैसा है तो आप कह सकते हैं, अगर कोई देने वाला है तो देख लीजिए। वो लोग बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत ही इधर-उधर खोजते हैं, किसी के पास फ़ोन करते हैं कि मिल जाए, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ये लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तब अमित के पापा डॉक्टर से बात करते हैं और बोलते हैं कि आप ही किडनी का इंतज़ाम कर दीजिए। तब डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं। और तभी वो जो अमित की पत्नी राधा होती है डॉक्टर के पास आती है और बस ऐसे ही बोलती है कि डॉक्टर साहब आप किसी को बताइएगा मत, क्योंकि मेरी सामने अगर मेरा पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगी, मेरे पास एक बच्चा भी है। चलो जब तक वो भटका था रास्ते से, वो कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी में उतने दिन के लिए ठोकर लिखा था तो चलो उसको मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अगर मेरा पति मेरे आँखों के सामने उसको कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊँगी। डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब राधा बोलती है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करके मेरी एक किडनी निकाल लीजिए और मेरे पति को लगा दीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने अपने पति को किडनी दी थी और उनकी जान बचाई। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, तो ऑपरेशन अब राधा का हो जाता है तुरंत और उसके बाद एक किडनी निकाल के अब उसके पति में लगा दी जाती है। जब जब ये सब बातें सुनते हैं उसके माता पिता अमित के, तो बोलते हैं कि चलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर साहब किडनी की इंतज़ाम कर दिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ वो तो मैंने इंतज़ाम कर दिया। फिर जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है, अमित भी स्वस्थ हो जाता है और उधर राधा भी ठीक हो जाती है। लेकिन राधा जब ठीक हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में काम करने की बजाय वो अब अपने घर चली जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं अब 2 महीने के लिए छुट्टी ले रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी काम करने का। जैसे ही मेरी तबीयत हमको समझ में आएगा कि हम सही हो गए हैं, फिर हम अपना काम करने लगेंगे, ड्यूटी पे आ जाएँगे। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है। अब जब किडनी की बात होती है सारी कुछ की आखिर किडनी कहाँ से आया,
तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये बताइए कि आपकी जो बहू थी उसके बीच में आप लोगों का कैसा रिश्ता था। उसके सास ससुर बोलते हैं कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हम क्या आपको बताएं कि हमारे बीच का रिश्ता क्या था। जैसे भी था, जैसा भी था, बढ़िया था। और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा हम लोगों का रिएक्शन बदल गया जब वो गुजरात चली गई तब। और आप, लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो चले जाते हैं। तभी रवि अपने माता पिता को बुला के वो बोलता है कि मम्मी, यहाँ पे राधा काम कर रही है इसी हॉस्पिटल में, और वो मेरी देखभाल भी करती है। अब अमित के पापा एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, और मम्मी भी। वो बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो आते जाते थे, हम लोग तो नहीं देखते थे राधा को। अमित बोलता है कि नहीं मम्मी, यहाँ पे राधा है। डॉक्टर साहब से अगर आप बोलोगे तो डॉक्टर साहब बुला देंगे राधा को और वो आ जाएगी, लेकिन वो 2 दिन से नहीं दिख रही है। अब अमित के माता पिता डॉक्टर से जाके बोलते हैं कि यहाँ पे राधा नाम की कोई नर्स है, उसको बुला दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पे वो नर्स इस टाइम तो है नहीं, पहले थी, वो चली गई। वो बोलते हैं कि कहाँ चली गई। वो बोलते हैं कि अपने घर चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बोलते हैं कि क्या हो गया था। बोले कि कुछ नहीं। फिर डॉक्टर साहब को नहीं रहा जाता है और वो सारी बातें बता देते हैं कि आपके बेटे को किडनी हमने नहीं दी, हमने नहीं कहीं से इंतजाम किया, क्योंकि किडनी मिल ही नहीं रही थी। हम बहुत परेशान थे। तब राधा ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए, क्योंकि मेरे आंखों के सामने अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब बातें जब अमित के माता पिता और अमित सुनते हैं तो वो लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि हमने अपनी बहू को समझने में बहुत गलती कर दी। और अमित तो इतना रोता है कि वो, उसको ऐसे लगता है कि मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी को कैसे ठुकरा दिया और कैसे क्या कर दिया। एक वो थी जिसके प्रति मैं पागल हो गया था, आज वो मुझे छोड़ के चली गई और मेरी सिचुएशन इस तरह खराब हो गई कि मैं दिमागी रूप से बीमार हो गया और मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। वो मुझे इस मोड़ पे छोड़ के चली गई। लेकिन एक मेरी ये पत्नी है। तो ये जो प्यार का बंधन होता है वो बहुत ही मजबूती से बंधा होता है, लेकिन गलतफहमी के कारण थोड़ा सा वो ढीला पड़ जाता है। तब अमित अपनी पत्नी राधा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन भी तुमसे माफी मांगा था लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन आज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी जब बचाई हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं तो मुझे मरने दी होती तो मैं मर गया होता तो भी अच्छा हुआ होता, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिए, हमेशा दर्द दिए, कभी तुमको ना ही पत्नी का प्यार दिया और ना ही तुमको कभी सुख दिया। राधा बोलती है कि नहीं, लेकिन राधा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। तब अमित के माता पिता बोलते हैं राधा के माता पिता से कि अब हम अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं। राधा के माता पिता बोलते हैं कि अब हम क्या कहें, पूछ लीजिए राधा से, अगर राधा जाती है तो ठीक है, लेके जाइए, नहीं तो हम तो दिए ही थे आपके घर में, लेकिन जब वहाँ पे आप सही से नहीं रख पाए और ना ही उसको कभी खुशी दे पाए, तब अपने आप से तो राधा यहाँ पे आई। अब हम क्या कर सकते हैं, उसी से पूछिए। जब सास ससुर राधा के पास जाते हैं और वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि राधा बेटा हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम समझ नहीं पाए तुमको और ना ही कभी अपने पोते का भी हमने देखने के लिए वो किया, तो ऐसा है कि हमें माफ़ कर दो। राधा बोलती है कि ऐसा आप लोग ना बोलिए। फिर पूछते हैं कि आप हमारे साथ चलोगे। राधा बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर राधा और अमित और उसका बच्चा और अमित के माता पिता, ये चारों लोग और बच्चे के साथ में वो लोग अपने घर आते हैं। और घर में आने के बाद बहुत ही खुशी का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को और बहुत ही अच्छे से अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। और वो लोग भी पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। जो राधा को कभी वैसा प्यार नहीं मिला था, वो सब प्यार देने की कोशिश करता है अमित, और बोलता है कि मैंने तुमको समझने में बहुत देर कर दी, काश मैं पहले समझ गया होता तो हमारा परिवार इतना बिखरा नहीं होता और ना ही इस कगार पे आया होता।
राधा बोलती है कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए, आपने समय रहते अपना परिवार बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। राधा भी बहुत खुश रहने लगती है अपना पति का प्यार पाके, और सब लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं खुशीपूर्वक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।